तो आज हम बात करने वाले हैं कि नेचर ऑफ मैटर क्या होता है। देखो यार, एनसीईआरटी की डिक्टो लाइन टू लाइन पढ़ेंगे हम लोग और कोशिश करेंगे हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझ सकें। बस आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है भरतलाल और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, 11वीं क्लास की एनसीईआरटी की बुक। तो देखो उसमें लिखा है कि यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द टर्म मैटर फ्रॉम योर अर्लियर क्लासेस। उसमें उसने कहा है कि आप भली भांति परिचित हैं मैटर के शब्द से, जिसे आप अर्लियर क्लासेस में देख चुके हैं, अर्ली क्लासेस में आप देखे हैं। या एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड। तो उन्होंने आगे बताया कि मैटर किसे कहते हैं। देखो एनीथिंग हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। उन्होंने कहा कि भाई जो कुछ भी चीजें हैं इस दुनिया में, वैसे कुछ भी चीज आप ले लो जो कि मास को रखती है, यानी कि एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि जो मास को रखती है और स्पेस को कवर करती है, मैटर कहलाती है। एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे चारों ओर जो कुछ भी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए बुक ले लो, पेन ले लो, पेंसिल है, वाटर है, एयर है, ऑल लिविंग बीइंग्स एक्सेट्रा। तो उन्होंने कहा कि भैया बुक है, पेन है, पेंसिल है, वाटर है, ऑल लिविंग बीइंग्स, और जितनी भी जीवित चीजें वो सारी की सारी मैटर कहलाती हैं। आर कंपोज ऑफ मैटर से मिलकर बनी होती हैं या मैटर का कंपोजिशन करती हैं। यू नो दैट दे हैव मास एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस, क्योंकि आप जानते हैं कि ये मास और स्पेस दोनों को कवर करके रखती हैं। लेट अस रिकॉल दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर विच यू लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस। अब उन्होंने कहा कि हम आपको याद दिला देते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में, कि मैटर्स की स्टेट्स जो होती हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, विच यू लर्नड इन योर प्रीवियस क्लास में, जिसे आप प्रीवियस क्लास में देखे हैं, देख देख जिन्हें आपने प्रीवियस क्लास में सीखा है, या ऐसा कह सकते हैं हम। तो आपको समझ में आया कि मैटर जो होता है कि आप कोई भी चीज ले लो जो सिर्फ वजन रखती हो, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, इंसान हो गया, लिविंग बीइंग्स भी हो गए, जिनमें सिर्फ वजन हो यानी कि मास हो, और जो स्थान घेरती हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अब बात आती है कि स्टेट ऑफ मैटर्स क्या होता है। देखो, you are aware that matter can exist in three physical states: solid, liquid and gas। आप जानते हैं, या अवेयर मतलब आप जानते हैं, आप सावधान करना जिसे हम बोलते हैं, दैट मैटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट। मैटर जो होता है वो तीन फिजिकल स्टेट्स में या भौतिक स्टेट में रहता है। जैसे कि सॉलिड हो गया, लिक्विड और गैसेस। उसकी जो तीन स्टेट है वो कौन कौन सी है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेस है। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन दीज थ्री स्टेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज शोन इन फिगर 1 बस उन्होंने कहा कि द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं इन तीनों के स्टेट्स में, इन्हें हमने फिगर 1.1 में दिखाया जा सकता है, दिखाया, इनको देखा जा सकता है। अब देखो वन फिगर क्या है 1.1, देखो ये है फिगर 1.1। चलिए हम फिगर को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये है, हाँ थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, तो यहाँ पे यस, तो ये आ गया। हाँ देखो ये आ गया। तो उन्होंने कहा कि सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया, ये गैस हो गया। अब सॉलिड को हम यहीं से देख सकते हैं कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, मतलब सॉलिड जो बना हुआ है जिनके अपने पार्टिकल से मिलकर, उसके पार्टिकल जो है बहुत क्लोजली पैक्ड हैं। जबकि लिक्विड में हम देख रहे हैं उसके पार्टिकल्स के बीच में कुछ हल्का सा स्पेस दिख रहा है। अगर हम गैस की बात करते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स है, देखो इनके बीच बहुत ज्यादा स्पेस है, मतलब कोई भी बॉन्डिंग नहीं दिखाई दे रही। तो इतना तो हम समझ गए यहाँ से। अब चलिए अब देखते हैं उन्होंने क्या कहा है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर these three states can be represented in shown figure। इतना 1.1 हो गया। particles are held very close to each other in solid in any ordered fashion and there is not much freedom of movement। तो उन्होंने कहा कि भैया जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के केस में वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। जैसा कि हमने देखा कि पार्टिकल्स कितने एक दूसरे से क्लोज थे, उनके बीच में कोई भी गैप नहीं था। एंड देयर इज नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, और वो किसी प्रकार से भी घूमने की उनमें टेंडेंसी नहीं होती है। इन लिक्विड्स द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन मूव अराउंड। उन्होंने कहा कि लिक्विड की जब हम देखते हैं, लिक्विड के बारे में बात करें, तो हमने देखा था कि उनके बीच में हल्का हल्का सा गैप है। देखो हम फिर से देख सकते हैं कि लिक्विड जो था, देखिए ये है लिक्विड, तो इनके पार्टिकल्स जो भी हैं उनके बीच में हल्का सा देखिए स्पेस दिख रहा है, जबकि सॉलिड के बीच में कोई स्पेस नहीं है। इनके बीच में हल्का सा स्पेस है, जिसकी वजह से ये लूजली पैक्ड होते हैं कंपेरिजन टू सॉलिड के, और ये अपने चारों ओर मोशन भी कर सकते हैं, फ्रीडम होती है ना मूवमेंट की। अब अगर हम गैस की बात करते हैं, देखो गैस के तो और ज्यादा दूर दूर हैं। तो इसमें ये लिखा है कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, देखो
However, in gas, the particles far apart as compared to those present in solid or liquid states, and their movement is easy and fast. उन्होंने कहा कि लिक्विड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो और काफी दूर दूर होते हैं सॉलिड और लिक्विड के कंपेरिजन में, जिसकी वजह से ये फास्टली मूवमेंट कर सकते हैं और इजीली, बिकॉज ऑफ सच अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर एग्जिबिट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। अब इन इस प्रकार के अरेंजमेंट के कारण मैटर्स के, इन मैटर्स के अरेंज इस प्रकार के अरेंजमेंट होने के कारण ये निम्नलिखित प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हैं। इनमें मतलब निम्न प्रकार के गुण पाए जाते हैं, जैसे कि सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। उन्होंने कहा कि भैया सॉलिड जो होता है उसमें डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप होता है, यानी कि फिक्स वॉल्यूम और फिक्स वो होता है, शेप होता है। जैसे कि अगर हम एक लोहे की ब्रिक्स, अगर हम एक स्टोन की ब्रिक्स ले लेते हैं, मतलब एक ईंट ले लेते हैं, तो हम उसको देखते हैं कि उसको आप जहां भी रखोगे उतना ही एरिया कवर करेगी, वॉल्यूम को कवर कर लेगी, आयतन को कवर कर लेगी, और वो जैसी है अगर स्क्वायर शेप में है और अगर ये सर्किल के शेप में तो वैसे ही रहती है। अब आगे आती है लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड को देखो एग्जांपल के तौर पे मान, उन्होंने कहा कि वॉल्यूम तो ठीक, वॉल्यूम तो फिक्स नहीं है, नहीं सॉरी, उन्होंने कहा कि वॉल्यूम फिक्स है लेकिन उसका शेप फिक्स नहीं है। कैसे? अगर हम 1 लीटर वॉल्यूम को लेते हैं एग्जांपल के तौर पर और उसको हम एक बोतल में भर देते हैं, तो आप देखोगे कि वाटर तो 1 ही लीटर रहेगा लेकिन उसका शेप जो है बोतल के आकार का हो जाएगा। अगर हम उसी को बाल्टी में डाल देते हैं तो वाटर तो 1 लीटर ही रहेगा लेकिन उसका शेप जो है किसको कवर कर लेगा? बाल्टी का जिस प्रकार का शेप होगा, तो इस प्रकार से उसका वॉल्यूम डेफिनेट नहीं हो पाता। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। इस कारण से इन्हें ये उसी कंटेनर के शेप को गेन कर लेते हैं जिसमें इन्हें रखा जाता है। अब बात आती है कर लेते हैं, तो इस प्रकार से इन्होंने इसमें बताया है कि भैया ऐसा होता है। अब आता है कि गैस, गैस हैव नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप। उन्होंने बताया कि गैसेस जो होती हैं, गैसेस एलिमेंट्स जो होते हैं वो ना तो डेफिनेट वॉल्यूम को, ना तो फिक्स वॉल्यूम रहता है और ना ही डेफिनेट शेप रहता है। दे कंप्लीटली ऑक्यूपाई द स्पेस इन द कंटेनर विच दे आर प्लेस्ड। उन्होंने कहा स्पेस में हम जिस भी कंटेनर में रखते हैं उसी के पूर्ण रूप से फैल जाती हैं, उसी का आकार और स्पेस कवर कर लेते हैं। जैसे कि मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें एक हमारे पास गुब्बारा है और उसमें नाइट्रोजन गैस भरी है या कोई भी गैस भरी है, तो वो कितने से एरिया में एक गुब्बारे की अगर उसे फोड़ दिया जाए किसी रूम में तो आप देखोगे कि वो पूरे में फैल जाएगी, पता ही नहीं चलेगा आपको। तो ये गैस की कैरेक्टर होते हैं क्योंकि उनके पास में बॉन्डिंग ही नहीं होती है। जैसा कि ये डायग्राम दिखा रहा है आपको, किसी कंप्लीटली वो फ्री रहते हैं जिसकी वजह से कहीं पे भी मूव कर लेते हैं इजीली। अब बात आती है दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल बाय चेंजिंग द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ये तीनों की तीनों स्टेट जो होती हैं वो एक दूसरे में कन्वर्टेबल होती हैं अगर हम उनमें कंडीशंस को चेंज कर दें। कौन सी कंडीशंस? प्रेशर और टेम्परेचर की। अगर हम इन दो कंडीशंस को चेंज कर देते हैं भैया तो ये तीनों की तीनों स्टेट्स एक दूसरे में इजीली कन्वर्ट हो जाती हैं। अब उन्होंने कहा कि ऑन हीटिंग अ सॉलिड, देखो जैसे ये दिखाया गया है कि सॉलिड को अगर हीट किया तो वो लिक्विड बना, लिक्विड को हीट किया तो गैस बन गया, और अगर रिवर्स हम जाते हैं गैस को हमने कूल किया तो लिक्विड बनता है और लिक्विड को कूल करते हैं तो सॉलिड में कन्वर्ट आता है। देखो यार कि अगर हम देखते हैं, मान के चलिए हमारे पास बर्फ है, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं कि मान के चलिए हमारे पास बर्फ है, आइस है, और अगर हम जब उसको खुला छोड़ देते हैं या गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में बदल जाती है, यानी कि वाटर में बदल जाती है। फिर इसके बाद हम जब उसको और गर्म करते हैं तो वाटर जो होता है वेपोरेट, एवोपोरेशन होने लगता है, मतलब वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। तो गैस में अगर हम इसी प्रकार से लिक्विड को अगर हम बात करते हैं, अगर हम फ्रिज में रख देते हैं कुछ देर के लिए तो वो क्या होता है? आइस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से कंडीशंस को चेंज करके हम इन तीनों स्टेट को एक दूसरे में बदल सकते हैं। ऑन हीटिंग a solid usually change to liquid and liquid on further heating change to gas or vapor. In the reverse process a gas on cooling liquefies to the liquid and liquid on further cooling freeze to the solid। तो यही लिखा है उसमें कि इन ठंडा करने पर हम पुनः सॉलिड को पा सकते हैं और गर्म करने पर सॉलिड से गैस में जा सकते हैं। अब अगला पॉइंट आता है आपका कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया? तो उन्होंने कहा इन क्लास 9th चैप्टर 2, क्लास के चैप्टर 9th के जो चैप्टर नंबर 2 है, यू हैव लर्नड दैट एट द मैक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज मैटर और प्योर सब्सटेंस। उन्होंने कहा कि यार अगर जब हम मैटर को बहुत बड़े अमाउंट में ले लेते हैं, मैक्रो का मतलब होता है बड़े अमाउंट में लिया है, अगर हम बड़े अमाउंट में ले लेते हैं तो मैटर को हम मिक्सचर या फिर प्योर सब्सटेंस के रूप में बुला सकते हैं। इसे फिर हम क्या कहेंगे? मैटर नहीं कहेंगे। जब हम बहुत बड़े पैमाने पर ले लेते हैं किसी चीज को तो उसे हम मिक्सचर या फिर प्योर सब्सटेंस कहते हैं। तो दीज कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड एज सोन इन फिगर 1.2। उन्होंने कहा है कि भैया इसको हम आगे डिवाइड कर सकते हैं किस प्रकार से, जिसे फिगर 1.2 में इन्होंने दर्शाया है। अब चलो भाई फिगर 1.2 को पहले हम देख लेते हैं। कहाँ पे? ऊपर है 1.2, कहाँ चला गया भाई? हाँ तो 1.2 ओके, और ऊपर है, यस ये है 1.2। देखो
तो उन्होंने कहा कि जब हम मैटर को बहुत बड़े पैमाने पर ले रहे हैं, समझ रहे हैं आप, बहुत बड़े पैमाने पर लेते हैं, ये है कि मैटर को जब हम बड़े पैमाने पर लेते हैं तो वो दो भाग में डिवाइड होता है, मिक्सचर में और या फिर प्योर सब्सटेंस में, या फिर अब मिक्सचर भी दो भागों में पार्ट डिवाइड हो जाता है। उन्होंने कहा कि होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में इसमें दिखाया गया है 1.2 क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के डायग्राम में। प्योर सब्सटेंस भी आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है, या तो उसे हम एलिमेंट बोल सकते हैं या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि कंपाउंड बोला जा सकता है, या तो एलिमेंट बोल सकते हैं या फिर कंपाउंड आप उसे बोल सकते हो। अब बात करते हैं, तो इस प्रकार से ये हो गया आपका। थोड़ा सा यार लैपटॉप हैंग कर रहा है आज, तो हाँ, तो ये हो गया। अब सही चालू चल रहा है, हाँ यार, तो सॉरी यार इस चीज के लिए, थोड़ा सा शायद लैपटॉप में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, तो ये हो गया। तो प्योर सब्सटेंस बोलते हैं इस, जो कि 1.2 फिगर में मतलब व्हेन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर सेम इन केमिकल नेचर इट इज सेड टू बी अ प्योर सब्सटेंस। अ मिक्सचर कंटेन्स मेनी टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। तो उन्होंने कहा कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जब एक मैटर को हमने बड़े पैमाने पर लिया और उसमें सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिनसे वो मिलकर बनाए सारे के सारे एक प्रकार के हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। प्योर का मतलब है शुद्ध, यानी कि सारे के सारे, अगर हम मान के चलो एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें सारे के सारे आदमी 50 साल के हैं, तो उसे हमने प्योर सब्सटेंस बोला कि 50 साल के। आप मिक्सचर कंटेन्स मेनी टाइप्स ऑफ पार्टिकल, अगर हम एक बड़ा ग्रुप बनाते हैं, मान के चलो 10 आदमियों का ग्रुप है, उसमें से कुछ 18 साल के बच्चे हैं, कुछ 15 साल के, कुछ हाई स्कूल कर रहे हैं, कुछ इंटर में हैं, कुछ 9th में पढ़ रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर की कई प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अब आगे बात आती है कि मिक्सचर, a mixture contains particle of two or more pure substance which may be present in it in any ratio। उन्होंने कहा कि भैया मिक्सचर जो होता है वो दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस को मिलाकर के बनाया जा सकता है, और वो किसी भी अनुपात में हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो एक के एक रेशियो में और 2:1 में हो सकते हैं, कोई भी रेशियो ले सकते हो आप। हेंस देयर कंपोजिशन इज वेरिएबल, और इनका कंपोजिशन बदलता रहता है। प्योर सब्सटेंस फॉर्मिंग मिक्सचर आर कॉल्ड एट इट्स कंपोनेंट। प्योर सब्सटेंस फॉर्मिंग मिक्सचर्स आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट। हाँ, अगर उन्होंने कहा कि भाई प्योर सब्सटेंस है, उनसे मिलाकर के हम कोई मिक्सचर बना रहे हैं, तो ये इसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं। मेनी ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट अराउंड यू आर मिक्सचर्स। उन्होंने कहा कई सारे ऐसे सब्सटेंस हैं, सब्सटेंस को हिंदी में पदार्थ बोलते हैं, मिक्सचर को मिश्रण बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि कई सारे ऐसे सब्सटेंस हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल शुगर हो गया, सॉल्यूशन इन वाटर हो गया, सॉल्यूशन शुगर का सॉल्यूशन अगर वाटर में बना दिया जाए, एयर हो गया, टी हो गया, एक्सेट्रा। उन्होंने मान के चलो एग्जांपल के तौर पर उन्होंने बताया कि देखो यार, हम मान के चलो हमने चाय का एग्जांपल ले लिया। अब चाय में देखते हो भाई, चाय पत्ती के भी पार्टिकल होंगे, दूध के भी पार्टिकल्स होंगे, कुछ वाटर भी डला होगा, कुछ चीनी के भी पार्टिकल डले होंगे, कुछ अदरक भी डाला गया होगा, तो कितने सारों उसका मिक्सचर बन गया। इसी प्रकार से अगर हम एयर को ले लेते हैं, एयर में देखो क्या होगा कि भाई जब वायु होती है तो उसमें हम देखते हैं कि कई सारे धूल मिट्टी के कण भी होते हैं, उसमें कभी कभार पॉलीथीन भी उड़ती रहती हैं, कभी कागज के टुकड़े उड़ते रहते हैं, कभी लकड़ी कूड़ा उड़ता रहता है, तो ये भी एक मिक्सचर हो गया। इसी प्रकार उन्होंने कहा शुगर का सॉल्यूशन है, अगर हम वाटर में लेते हैं, अगर वाटर में हम देखो, अगर शुगर के सॉल्यूशन को डाल देते हैं तो चीनी को घुल जाए और सॉल्यूशन बना लो तो भी, तो क्योंकि वाटर के भी पार्टिकल हैं, और ये भी हो गया। देखो, और मिक्सचर की डेफिनेशन यही बोलती है कि आप मिक्सचर कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर, या तो दो हो या दो से अधिक हो, तो उसे हम मिक्सचर कह सकते हैं। अब मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब उन्होंने कहा मिक्सचर जो होता है भैया वो फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ये या तो होमोजीनियस हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा इन होमोजीनियस मिक्सचर में अगर हम देखते हैं, इट द कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर। ये कंपोनेंट्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर की बात कर रहे हैं, होमोजीनियस में एक दूसरे से कंप्लीटली मिक्स होते हैं। दिस मीन्स पार्टिकल और कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्क ऑफ द मिक्सचर एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। उन्होंने कहा कि होमोजेनियस मिक्सचर्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जिससे मिलकर के मिक्सचर बना हुआ होता है, वो एक दूसरे से पूर्ण तरीके से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं तब समझ में आएगा। शुगर सॉल्यूशन एंड एयर आर द एग्जांपल्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। उन्होंने कहा कि शुगर का सॉल्यूशन ले लो, अगर हमने चीनी को वाटर में कंप्लीटली डिजोल्व कर दिया तो हमें पता ही नहीं चलता कि पार्टिकल्स कहां प्रेजेंट है, मतलब एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बन गया। जब मान के चलो हमने शुगर को डाला और घोल दिया,
तो उसमें पता ही नहीं चलता सॉल्यूशन की वाटर के पार्टिकल्स कहाँ हैं और उसके चीनी जो थी शुगर उसके पार्टिकल्स कहाँ हैं। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को होमोजेनियस बोलते हैं। इसी प्रकार एयर आर द एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस। जब हवा चलती है तो हमें भी कई बार पता नहीं चल पाता, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते रहते हैं जो ब्राउनियन मोशन भी करते रहते हैं, जिन्हें हम लाइट जब लगाते हैं तो हल्के हल्के पार्टिकल उड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो उनसे हमें नहीं पता चल पाता कि वो किस प्रकार के पार्टिकल्स हैं। इतने अच्छे तरीके से एक दूसरे में बट जाते हैं, उन्हें हम होमोजेनियस मिक्सचर्स बोलते हैं। अब आगे बात आती है इन कंट्रास्ट टू दिस इन अ होमोजेनियस मिक्सचर इन अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर देखते हैं तो वो इसकी जस्ट विपरीत होते हैं। द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म। इनमें कंपोजिशन जो होता है यूनिफॉर्म नहीं होता एंड समटाइम्स डिफरेंट कंपोनेंट्स आर विजिबल। और इनमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स यानी कि जिनसे मिलकर बना हुआ होता है ये दिखाई देते रहते हैं। जिसकी एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। उन्होंने कहा कि अगर हम एक शुगर के सॉल्यूशन को ले, मतलब चीनी को लेते हैं और नमक को लेते हैं, उन दोनों पार्टिकल्स को आपस में मिला देते हैं, तो हम उनमें देख सकते हैं कि भैया चीनी के क्रिस्टल थोड़े थोड़े बड़े हैं होते हैं तो वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, और नमक के थोड़े छोटे छोटे होते हैं तो वो अलग दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे प्रकार के इस प्रकार के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मिक्सचर सॉल्ट और ग्रेन्स एंड पल्स अलोंग विथ सम डर्ट ऑफ्टन स्टोन पीसेस। और उन्होंने कहा है कि भैया ग्रेन्स हो गया, पल्स हो गया, और इसी के साथ साथ अगर हम कई सारे स्टोन्स के पीसेस को लेते हैं, मान के चलो कि डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के पत्थर के टुकड़े हैं, तो वो भी हम पहचान लेते हैं, इसलिए तो भी ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आ जाता है। आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल हैं। यू कैन थिंक ऑफ मैनी मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर विच यू कम अक्रॉस इन द डेली लाइफ। इसके अलावा भी आप कई सारे आपकी डेली रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है, जिसे हम कह सकते हैं कि डेली लाइफ में कई सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जिन्हें हम अगर हम सोचेंगे उनके बारे में तो हमें पता चल जाएगा। इट इज वर्थ वाइल टू मेंशन हियर दैट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फिजिकल मेथड्स सच एज सिंपल हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टाइलेशन एक्सेट्रा। और उन्होंने कहा कि अगर जो होमोजेनियस मिक्सचर बनते हैं, मतलब है जो मिक्सचर्स होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स को हम फिजिकल मेथड के द्वारा अलग कर सकते हैं, उनके कंपोनेंट्स जिनसे मिलकर के मिक्सचर बने हुए तो उनको हम एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। सच है जैसे कि सिंपल हैंड पिकिंग, जैसे कि हम साधारण सा अगर हम किसी चिमटी इमटी को लेते हैं और उनमें से शुगर, मान के चलो स्टोन पीसेस का मिक्सचर है या शुगर और नमक का, तो शुगर तो चीनी के पार्टिकल्स को हम हाथ से ही हैंड पिकिंग के द्वारा ही उठा सकते हैं। या फिर उन्होंने कहा भाई फिल्ट्रेशन कर लो, जैसे कि वाटर है, मान के चलो उसमें हमने क्या किया कि कोई रिएक्शन लगाई और उसमें प्रेसिपिटेट आ जाता है, तो जब आप फिल्टर करते हो ना तो वाटर वाटर जो रहता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं वो नीचे रह जाते हैं और बड़े बड़े ऊपर। छन्नी देख लो, आप फिल्टर कर रहे हो, मान के चलो छन्नी ले लो, छन्नी में जब आप चाय को छानते हो तो जो शक्कर के पार्टिकल्स वो चाय पत्ती के पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं, और उसमें जो शुगर वगर का घुल गई होती है वो नीचे चला जाता है, तो ये फिल्ट्रेशन में आ जाता है। इसके बाद आपका क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। आज में हम क्रिस्टल बनाकर भी कर लेते हैं, जैसे अगर आप जब पीएचडी वगैरह में या एमएससी में आप जाते हो, ग्रेजुएशन में रहते हो, तो आप प्रोजेक्ट करोगे तो उसमें क्रिस्टलाइजेशन भी होता है, क्रिस्टल्स भी बनाए जाते हैं, उनके द्वारा भी होता है। डिस्टाइलेशन भी होता है, मतलब इसमें से सॉल्यूशन को उड़ा दिया जाता है, डिस्टाइल कर दिया जाता है। तो एक्सेट्रा और कई भी सारे ऐसे मेथड्स होते हैं जिनके द्वारा भी आप अलग अलग कर सकते हो। प्योर सब्सटेंस, मतलब प्योर सब्सटेंस जैसे देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्योर होना, पूर्णतः शुद्ध है सब्सटेंस। हैव कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर्स, ओबियसली है भाई, ये प्योर है तो ये जो होता है वो आपके मिक्सचर से डिफरेंट प्रॉपर्टी को और कैरेक्टरिस्टिक्स को रखता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस है फिक्स्ड कंपोजिशन। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स्ड कंपोजिशन को रखते हैं, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, वाटर एंड ग्लूकोज आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो उन्होंने कहा कि भाई कॉपर को ले लो, कई सारे कॉपर के एलिमेंट्स हैं, मतलब कॉपर का एक बार ले लो तो उसमें कॉपर ही कॉपर के एलिमेंट्स छोटे छोटे होंगे। सिल्वर हो गया, चांदी ले लो तो उसमें से गोल्ड हो गया, सोना हो गया तो सोने ही सोने के पार्टिकल होंगे। वाटर एंड ग्लूकोज आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। उन्होंने कहा अगर हम पानी को लेते हैं तो उसमें सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स होते हैं। इसी प्रकार ग्लूकोज होता है तो ग्लूकोज में सारे के सारे पार्टिकल्स ग्लूकोज के ही होते हैं जो कि फिक्स कंपोजिशन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स क्या आते हैं आपके प्योर सब्सटेंस क्या जाते हैं। ग्लूकोज कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ फिक्स्ड रेशियो एंड इट्स पार्टिकल आर ऑफ सेम कंपोजिशन। इन्होंने कहा भाई ग्लूकोज का जब हम फॉर्मूला देखते हैं तो C6H2NO6 होता है, तो उन्होंने कहा भाई इसमें तो कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी होता है, सही बात भी ये होता है। तो जब हम ग्लूकोज को देखते हैं तो उसमें कई सारे ग्लूकोज के पार्टिकल्स होते हैं जो कि फिक्स कंपोजिशन, तुम्हें ग्लूकोज ग्लूकोज के ही पार्टिकल मिलेंगे। वाटर है जैसे कि वाटर में कई सारे वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि H2 से ही मिलकर बने हुए होते हैं। तो इस प्रकार के जिनमें सिर्फ एक ही प्रकार के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। और इसमें इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन नॉट बी सेपरेट बाई सिंपल फिजिकल मेथड्स। और प्योर सब्सटेंस में जो कार्बन हाइड्रोजन होते हैं जिनको हम हैंड पिकिंग मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते,
वाटर है तो वाटर ही रहेगा, आप छन्नी से भी छान लो तब भी वो पूरा वाटर ही निकलेगा, वो H2O के फॉर्म में ही निकलेगा। आप कुछ भी कर लो तो उसको हम अलग नहीं कर सकते, तो इसलिए इसे प्योर सब्सटेंस बोला जाता है। भाई प्योर सब्सटेंस कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब उन्होंने कहा आगे कि भाई जो प्योर सब्सटेंस होते हैं आपके, उन्हें पुनः हम दो भागों में बांटते हैं, जैसे किस किस में कि एक एलिमेंट्स और दूसरा आपका कंपाउंड्स हो गया। पार्टिकल्स ऑफ एनी एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर हम एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें सिर्फ एक प्रकार के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे? उन्होंने, अब देखो यहां से समझ में आ रहा है कि एलिमेंट्स जो होता है वो एटम से मिलकर बना हुआ होता है, और उसमें जितने भी प्रकार के एटम्स होते हैं वो सारे के सारे एक ही प्रकार के होते हैं। दीज पार्टिकल्स में एग्जिस्ट एज एटम्स और मॉलिक्यूल, इन पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल्स या एटम्स के रूप में एग्जिस्ट होते हैं ये सारे के सारे। यू मे बी फेमिलियर विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस। उन्होंने कहा कि आप इनसे परिचित हो इनके साथ परिचित हो प्रीवियस होते हुए प्रीवियस क्लासेस में। However, you will be studying about them in detail in यूनिट 2। इसके अलावा हो चुके हो, उन्होंने कहा कि भाई आप प्रीवियस क्लासेस में एटम और मॉलिक्यूल से परिचित हो चुके हैं, इसके अलावा हम यूनिट नंबर 2 रहेगी, यूनिट नंबर 2 आएगी जो, उसमें भी इससे हम भली भांति परिचित होंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो जैसे उन्होंने कहा सोडियम है, कॉपर है, सिल्वर है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन एक्सेट्रा आर सम एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट। तो इस प्रकार के जो एलिमेंट्स के एग्जांपल होते हैं, माने कि एटम्स जो होते हैं वो इनके इसी एलिमेंट्स जो होते हैं वो एटम से ही मिलकर बने हुए होते हैं, तो उन्हीं के एग्जांपल हैं। देयर ऑल एटम्स आर ऑफ वन टाइप। उन्होंने कहा कि भाई और इनके एलिमेंट्स जो होता है वो सारे के सारे एक ही प्रकार के एटम्स को रखता है। जैसे कि अगर सोडियम है तो सारे सारे सोडियम होंगे, कॉपर है तो कॉपर ही कॉपर होंगे, सिल्वर है तो सिल्वर ही सिल्वर होंगे, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन होंगे। However, the atoms of different elements are different in nature। इसके अलावा उन्होंने कहा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, हाँ, आर डिफरेंट। अगर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं, उन्होंने कहा जैसे कॉपर है भाई, सिल्वर है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ओब्वियसली भाई अलग अलग एटम है, तो उनके जो कैरेक्टर होंगे वो भी डिफरेंट डिफरेंट, तो उनके नेचर जो है उनका वो भी डिफरेंट डिफरेंट होगा भाई। ओब्वियसली अगर 10 लोग खड़े हुए हैं, आप देख रहे होंगे, एक अगर 10 लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट आदमी हैं, तो उनकी सबकी सोच अलग अलग होगी भाई, नेचर भी अलग अलग होगा, बात करने का तरीका अलग अलग होगा। इसी प्रकार से एटम अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो वो भी अलग अलग होते हैं। सम एलिमेंट्स सच एज सोडियम और कॉपर कंटेन्स एटम्स एज देयर कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स, वेयर एज इन सम अदर्स द कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल आर मॉलिक्यूल्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय टू और मोर एटम्स। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुछ अन्य जैसे कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं विच आर फॉर्म्ड बाय टू और मोर एटम्स। हाँ देखो उन्होंने कहा कि भाई ये तो हो गई एटम की बात, जो सिंगल होते हैं जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। देखो जैसे कि डायग्राम दिखा, उन्होंने कहा ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कॉपर, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये डिफरेंट डिफरेंट हैं और ये एटम्स है सिंगल सिंगल हैं। अगर उन्होंने कहा जब दो या दो से अधिक एटम्स आपस में जुड़ जाएं तो वो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, जैसे कि दो हाइड्रोजन आए उन्होंने जुड़ा है, ये मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार से दो ऑक्सीजन, नीचे दिख रहा है कि दो ऑक्सीजन आए, वो आपस में जुड़े और उन्होंने क्या बना लिया, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बना लिया। तो सिंगल है तो एटम हो गए, और अगर दो हैं आपस में जुड़ जाते हैं तो भाई ऑक्सीजन बना लेते हैं। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो ये हो गया। अब इसके बाद देखो क्या लिखा है कि when two or more atoms of different elements combine together in any definite ratio, the molecule of compound is obtained। उन्होंने कहा कि जब दो या दो से अधिक एटम, चाहे तो वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, जब आपस में एक फिक्स रेशियो में, डेफिनेट रेशियो में आपस में जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ऑब्टेन का मतलब प्राप्त होता है, या तो हम उसे मॉलिक्यूल बोल सकते हैं या फिर कंपाउंड बोल सकते हैं, जब दो या दो से अधिक एटम या डिफरेंट डिफरेंट एटम किसी डेफिनेट रेशियो में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तब। मोर ओवर, इसके अलावा द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। द कांस्टेंट ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी, और उन्होंने कहा भाई जो कंपाउंड बन जाता है या मॉलिक्यूल जो डेफिनेट रेशियो में बनता है उसको हम सिंपल फिजिकल मेथड्स के द्वारा अलग नहीं कर सकते उनके एटम्स को। एक बार बन गया, आपसे कहा जाए कि भाई वाटर है, एच, दो एच और एक से मिलकर बना है, तो उससे कहा जाए कि आप उसमें से ऑक्सीजन अलग कर दो और हाइड्रोजन अलग, तो नहीं होते, आप कर ही नहीं सकते हो फिजिकल मेथड के द्वारा। फिजिकल मेथड जैसे हम पढ़ चुके हैं, ऊपर हमने पढ़ा था कि क्रिस्टलाइजेशन है, डिस्टाइलेशन है, वेप और आपका फिल्ट्रेशन है, हैंड पिकिंग मेथड, तो इनके द्वारा इन्हें नहीं किया जाता। तो उसने साफ कहा है कि भैया फिजिकल मेथड्स के द्वारा आप नहीं कर सकते हो, तो याद रखना है आपको कि फिजिकल मेथड बोल रहा है। एग्जाम्पल ऑफ सब कंपाउंड्स आर वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर एक्सेट्रा। द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर रिप्रेजेंटेड इन फिगर 1.4 में। तो उन्होंने कहा है कि भाई जो एग्जाम्पल हैं आपके वाटर हो गया, तो ये 1.4 में उन्होंने रिप्रेजेंट किया। देखो डिपिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये
ये वाटर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है। एच, दो एच होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन दो होते हैं, दो ऑक्सीजन दो कार्बन होते हैं। तो ये इसके स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो ये तो उन्होंने डायग्राम के द्वारा बताया है। अब नोट दैट आ वाटर मॉलिक्यूल कंप्राइज टू हाइड्रोजन एटम्स एंड वन ऑक्सीजन एटम। वही लिखा है कि दो हाइड्रोजन होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन हो जाता है। सिमिलरली अ मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स टू ऑक्सीजन एटम्स कंबाइंड विथ वन कार्बन। हाँ देखो CO2 फॉर्मूला होता है, देखो जैसा कि ये दिख रहा है, कार्बन एटम की दो ऑक्सीजन है आपके, और ये क्या है भाई, कार्बन से मिलकर 10 एटम्स ऑफ डिफरेंट elements are present in a compound in a fixed and definite ratio, and this ratio is characteristic of a particular compound। उन्होंने कहा इस प्रकार से एटम्स जो होते हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स क्या प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इन अ फिक्स रेशियो में। तो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो किसी कंपाउंड में फिक्स और डेफिनेट रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड, और ये किसी भी कंपाउंड का, एक पर्टिकुलर कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक होता है, मतलब उसका गुण होता है। उन्होंने कहा कि मान के चलो कोई भी कंपाउंड बन गया, एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं भाई, कोई कंपाउंड है जैसे कि CO2 है आपका, तो वो फिक्स है। आप कहीं पे भी देखोगे उसमें दो ऑक्सीजन और एक कार्बन ही मिलेगा, ये फिक्स्ड है कि दो ऑक्सीजन होंगे और एक कार्बन होगा। इस प्रकार अगर आप वाटर मॉलिक्यूल को देख ले तो कि भाई आप कहीं पे भी देखोगे उसमें सिर्फ दो ऑक्सीजन, एक दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ही मिलेगा, तो ये फिक्स हो गया। आल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टी आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। हाँ, अब उन्होंने ये कहा कि जब कोई कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है या जिन एटम से मिलकर बना हुआ है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है जब कंपाउंड बन जाता है तो वो डिफरेंट हो जाती है। जैसे मान के चलो कि हम एक मकान बनाते हैं और उसमें अगर ईंट को जोड़ते हैं, सीमेंट डालते हैं, सरिया पत्थर मिला मिलू के जब एक पूरा मकान कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि ईंट जो थी उसका कैरेक्टर अलग था भाई, शेप साइज अलग था, लेकिन मकान जो बना जिसमें सरिया का शेप साइज अलग था, गुण अलग था, कठोर था, पत्थर कम था, लेकिन जो मकान बना उसका शेप साइज अलग हो गया ना। तो यही उन्होंने बताया कि जब कंपाउंड बनता है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर गैसेस। एग्जाम्पल के रूप में उन्होंने बताया कि अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखते हैं तो ये गैसेस के फॉर्म में रहती हैं। देयर इज द कंपाउंड फॉर्म बाय देयर कॉम्बिनेशन वाटर इज अ लिक्विड। लेकिन जब ये आपस में जुड़ती हैं, H2O बनाती हैं, तो एक लिक्विड में आ जाता है, ये गैसेस से लिक्विड में बदल जाता है। मतलब जब ये सिंगल सिंगल थी तो देखो भाई गैस में एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन जब इन्हें मिला दिया गया तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हुए। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड एंड ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन बट वाटर इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। उन्होंने कहा कि ये इंटरेस्टिंग है यहाँ पे कि अगर हम हाइड्रोजन को बर्न करते हैं तो पॉप साउंड की तरह, मतलब आवाज की तरह, एंड ऑक्सीजन सपोर्टर ऑफ कंबशन, और वो मतलब आवाज आती है जब हाइड्रोजन को जलाते हैं। और अगर ऑक्सीजन को क्या काम करते हैं कि ऑक्सीजन एक कंबशन की, मतलब किसी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन उसमें मदद करती है। लेकिन जब ये वाटर में दोनों मिला के वाटर बना लेते हैं तो यही फायरिंग सिस्टम, मतलब आग को बुझाने के काम आने लगती है। तो किस प्रकार से कैरेक्टर बदल जाते हैं, इसी को इस बारे में बताया गया। अब आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, कि मैटर की प्रॉपर्टी क्या है और उनको मेजर करने के क्या क्या तरीके हैं। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।